हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर या जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियोज रिलीज किए। मैंने 6 केस सिनेरियोज तक डाल दिए। 7th वाला देखना सर, तो ध्यान देना, आराम से काम को लेकर सुनना। अच्छा केस सिनेरियो सर, ठीक है। लाइक करके फ्रेंड्स को शेयर करना, और सबसे पहले नीचे मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ना। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो। While computing total income of Mr. Ram, the income from residential and commercial unit let out during the previous year 24-25 will be taxed under the head। अच्छा, इसके लिए तो मैं ऊपर केस सिनेरियो ना भी पढ़ू तो भी बता दूंगा कि सर रेसिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट लेट आउट करेगा तो कहां पर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। बट फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ऊपर कुछ दिया होगा तो देख लेते हैं। राम बिल्डर एंड डेवलपर इज अ सोल प्रोप्राइटर। चलो पहले पूरे क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं ना। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट। वेकेंट, ठीक है, देख लेते हैं, ऊपर पढ़ना पड़ेगा। What will be the full value of consideration in case of sale of units। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालना है, और ये तो अलग से पता चल रहा है सर। सेक्शन 50C वाली बातें करने वाले हैं या 43C है। चलो ऊपर पढ़ते हैं, अब तो केस सिनेरियो ही पढ़ना पड़ेगा। देखो, राम बिल्डर एंड डेवलपर इज द सोल प्रोप्राइटर कंसर्न ऑफ मिस्टर राम। द मेन बिजनेस ऑफ द कंसर्न इज कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट। राम बिल्डर एंड डेवलपर डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट नेम लग्जूरिया हेवन। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो सर, ये बंदा डेवलपर है। ये बात दिमाग में बैठी होनी चाहिए, मतलब ये बंदा बिल्डर है सर। और बिल्डर है तो कहानियां कुछ कुछ थोड़ी सी समझने वाली बात होगी कि 43CA पिक्चर में आ सकता है, सेक्शन 50C पिक्चर में नहीं आएगा। ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात। राम बिल्डर एंड डेवलपर डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट नेम लग्जूरिया हेवन which is both residential and commercial unit with its own fund. It obtained a certificate of completion of the said project। सर ये कंप्लीशन कब लिया? विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2024। तो हमने तो बोला था सर जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर्टिफिकेट लिया, उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने से लेके 2 साल तक इसके पास टाइम पीरियड है कि सर इस घर, ये जितने भी घर है सबको क्या कर दे, बेच दे। नहीं बेचा तो डीम लेट आउट माना जाएगा। तो इसके पास 2 साल है सर, यहां से इसके पास 31 मार्च 2026 तक 2 साल है। वैसे मैं होता तो मैं बोलता सर 1 अप्रैल को ले ले, सर्टिफिकेट ज्यादा अच्छा है। 1 अप्रैल को लेगा तो 2 साल एक्सटेंड हो जाएगा ना, ज्यादा टाइम पीरियड मिलेगा। तो अब ठीक है, ये पहले ले लिया, ठीक। तो इसके पास टाइम पीरियड है सर 31 मार्च 2026 तक, पूरा बेच दे। नहीं बेचा तो उसके बाद डीम लेट आउट है। Ram sold majority of its residential unit and commercial unit in the financial year 24-25. However, around 30 residential unit and 15 commercial unit were held by him as a stock in trade on 31st March 2025. ठीक है, okay. During this period, there was a slum in the real estate sector. In order to earn some income from this unit, Ram incidentally let out some of its unit held as a stock in trade। ठीक है, अपने जो स्टॉक इन ट्रेड है उसको किराए पे चढ़ा दिया। द डिटेल ऑफ यूनिट कंस्ट्रक्टेड सोल्ड एंड हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, बाप रे बाप। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन सेकंड वाला क्या बोला था सर, व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ वेकेंट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31 मार्च 2025। मैं बोला सर 26 तक टाइम था आपके पास, 31 मार्च 2026 तक टाइम था सर, कि जो खाली है बेच दे। 26 के बाद वो डीम लेट आउट होगा, तो 25 में तो ये डीम लेट आउट है ही नहीं सर। तो 25 में ये डीम लेट आउट वाला ऑप्शन गलत है, ये डीम लेट आउट वाला ऑप्शन गलत है। द एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट वुड बी निल। यही तो कहानी है सर, यही तो कहानी है सर, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं व्हाट वुड बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आगे। आउट ऑफ द रेसिडेंशियल यूनिट सोल्ड, 5 रेसिडेंशियल यूनिट वर सोल्ड टू हिज फ्रेंड मिस्टर गौरव हु इज अ रियल एस्टेट डेवलपर। हाँ, एक बिल्डर ने दूसरे बिल्डर को बेचा है, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है, फॉर 20 लाख। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 23 लाख। हाउएवर द एग्रीमेंट ऑफ द सेल वाज एंटर्ड ऑन 1/11/2024 ऑन व्हिच द डेट on which the date the stamp duty value was 22 lakh। राम रिसीव 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक। मैंने तो आपको सिंपल तरीका सिखाया सर, सेल कंसिडरेशन प्लस 10% कर लो। सेल कंसिडरेशन 20 लाख प्लस 10% किया 22 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिख लो सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर, 22 लाख लेंगे सर, क्योंकि 1 लाख चेक से दिया है, मतलब कैश से नहीं दिया है। तो सर क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसके बीच में कवर हो जा रही है? यस, कवर हो जा रही है। तो हमारा सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा सर, 20 लाख। तो 20 लाख इंटू 5 यूनिट्स इंटू 5
कितना आ जाएगा सर? 1 करोड़ आ जाएगा सर। तो आपसे तो सेल कंसेशन ही तो पूछा था ना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़, ठीक है। एज्यूमिंग दैट 1 लाख वॉज पेड इन कैश, ठीक है, टू मिस्टर राम ऑन 1/11/2024 इंस्टेड ऑफ बाय वे ऑफ अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 56? अरे बाप रे बाप सर, बिल्डर ने बिल्डर को बेचा है। अरे जो रिसीव कर रहा है रिसीवर वो बिल्डर है, तो सेक्शन 56 अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बिल्डर ने बिल्डर को बेचा, तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उस केस में सेक्शन 56 अप्लाई नहीं होगा। तो गौरव के हाथ में कुछ टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आएगी सर, आएगी ही नहीं, एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है सर। आया समझ? बेटा दिमाग में? हाँ, मेरे को लगा ये अच्छा पॉइंट है, इसमें गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है, स्टूडेंट के बहुत गलती कर सकते हैं एग्जाम में हड़बड़ी में। समझ आया बेटा दिमाग में? ये सिंपल हमने केस सिनेरियो निपटाया। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, नेक्स्ट केस सिनेरियो का वेट करना, ठीक है। चलो, थैंक यू।